वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 43 से 45 डिस्कस करेंगे कि जिसमें जॉइंट प्रोमिसेस की जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड रूल्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो 5 पॉइंट्स होंगे। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी का मतलब डिस्कस करेंगे। राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन, ये जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी से ही कनेक्ट करता है। और अगला पॉइंट भी कि शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन कैसे होगा। फिर दो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं कि इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर कैसे वर्क करेगा और जॉइंट राइट्स की डेवोल्यूशन कैसे होगी। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जॉइंट का मतलब है कि लोगों से मिलकर पैसे लिए जा सकते हैं, और सेवरल का यहां पर लफ्जी मतलब है सेपरेटली, यानी अलग अलग भी उनसे पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। तो रूल ये है कि व्हेन टू और मोर पर्संस मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, द प्रॉमिसी जिसने परफॉर्मेंस रिसीव करनी है मे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। अब एक्सप्रेस एग्रीमेंट डिफरेंट होगा तो फिर अलग बात है, वरना जो नॉर्मल रूल अप्लाई होना वो क्या है, कंपेल एनी वन और मोर, किसी एक से भी रिकवर कर सकते हैं, एक से ज्यादा से भी रिकवर कर सकते हैं, और सबके सब से भी रिकवर कर सकते हैं, और पूरे के पूरे पैसे, होल ऑफ द प्रॉमिस, यानी किसी एक पर्सन से भी पूरे 3,000 रुपए मांग सकते हैं, 5,000 रुपए मांग सकते हैं, जो भी टोटल ज्वाइंट प्रॉमिस के अंदर अमाउंट डिसाइड हुई हुई है। एग्जाम्पल के साथ इसको इलस्ट्रेट करते हैं। आजम, बाबर एंड सकलैन ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे दावर ₹3,000। तो 3 पर्सन हैं और उन्होंने मिलकर टोटल जो है वो 3,000 की अमाउंट पे करनी। दावर कैसे कंपेल कर सकता है? अब एक तरीकेकार तो ये है कि वो सिर्फ जो है वो आजम से पूरे 3,000 रिकवर कर ले, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ बाबर पे केस करके पूरे 3,000 रिकवर कर ले, और या फिर सिर्फ सकलैन पर केस करके 3,000 रिकवर कर ले। तो किसी एक पर केस करके पूरे पैसे ज्वाइंट प्रोमिसर तीनों से मिलाकर जो पैसे लेने हैं वो किसी एक से रिकवर किए जा सकते हैं। और ये भी है कि एक से ज्यादा लोगों से भी कर सकते हैं, यानी 2 पर्सन से भी हो सकता है, आजम एंड बाबर से भी हो सकता है, आजम एंड सकलैन से भी हो सकता है, इसी तरह बाबर और सकलैन से भी हो सकता है। और इवन ये ऑप्शन भी है कि तीनों पर एक साथ केस करके तीनों से वो पैसे रिकवर कर लिए जाएं। तो ये भी हो सकता है, और किसी दो पे भी हो सकता है, और किसी एक पर्सन से भी पूरे की पूरी ऑब्लिगेशन जो है उसको परफॉर्म करने का कहा जा सकता है। तो इसे कहते हैं ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, के अलग अलग भी पूरी लाइबिलिटी है और ज्वाइंट भी पूरी लाइबिलिटी है। अब यहां पर जो इशू रेज होगा वो ये होगा कि अगर आप कहेंगे कि जी आजम को पूरे 3,000 देने पड़ गए, तो फिर बाबर और सकलैन ने क्यों नहीं दी अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन? तो लॉ उसका भी रूल मेंशन है, और वो हमारा अगला पॉइंट है कि बेसिकली हम देखेंगे ये कि राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन वाला सिनेरियो होगा। राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन यानी एक पार्टी ने सारे पैसे दे दिए तो वो बाकी साथियों से पैसे फिर रिकवर कर सकते हैं। तो ईच ऑफ टू और मोर ज्वाइंट प्रोमिसर मे कंपेल एवरी अदर ज्वाइंट प्रोमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली with himself to the performance of promise unless a contrary intention appears। भाई अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली था कि जी उनकी डिफरेंट अमाउंट्स हैं वो तो अलग बात है, वरना सबने क्या करना है, इक्वली करना है। इंप्लाइड यही है कि इक्वली होगा। इस पर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वही वाली एग्जांपल है। बेसिकली आजम, बाबर एंड सकलैन ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे दावर अ सम ऑफ ₹3,000। सकलैन इज कंपेल्ड टू पे द होल। आजम इज इंसॉल्वेंट बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे वन हाफ ऑफ हिज डेट। तो अब सकलैन ने सारे पैसे दिए हैं तो वो रिकवर कर सकता है आजम से भी और बाबर से भी। तो ये अमाउंट्स को इलस्ट्रेट करके ज़रा डिस्कस करते हैं। पहले तो ये चार पार्टीज हैं, आजम, बाबर और सकलैन ने दावर के 3,000 देने हैं। दावर ने जो है वो लेट से केस कर दिया सकलैन पर, और सकलैन को पूरे 3,000 पे करने पड़ गए। अब सकलैन के पास ये राइट है कि वो आजम और बाबर से पैसे ले सकता है। अब जो आजम है उसके बारे में हम ये देख रहे हैं कि वो इंसॉल्वेंट है, और वो सिर्फ हाफ पैसे दे सकता है, यानी वो अपने हिस्से के 1,000 नहीं दे सकता, उसका हाफ दे सकता है विच इज़ 500। तो वो सकलैन को देगा। उसके बाद जो बाबर है उसको बेसिकली 1,000 अपने हिस्से का भी देना है, और 500 का जो इंस्टॉलमेंट पैसे नहीं दे सका उसके हिस्से के भी 50% उसने देने, यानी वो 1,250 देगा। अब अगर आप नोटिस करें
तो आजम को एक्चुअली कितने पैसे देने पड़े? 500। बाबर को कितने पैसे देने पड़े? 1000 अपने, 250 आजम के इंसॉल्वेंट होने की वजह से, और इतने ही पैसे सकलैन को देने पड़े। सकलैन ने देखें वैसे तो 3000 दिए, लेकिन 500 उसे आजम से मिल जाएगा, क्लेम कंट्रीब्यूशन वो क्लेम कर सकता है, और 1250 उसको बाबर से मिल जाएगा। तो एक्चुअली जो नेट पेमेंट सकलैन की तरफ से भी हो रही होगी वो 1250 की हो रही होगी। तो बाबर और सकलैन इक्वल अमाउंट दे रहे हैं आजम की इंसॉल्वेंसी की वजह से। अगर आजम की इंसॉल्वेंसी ना होती तो आजम भी 1000 देता, फिर बाबर भी 1000 देता, और फिर सकलैन की कॉस्ट भी जो है वो सिर्फ 1000 हो रही होती, क्योंकि 3000 दिए होते दावर को, 1000 आजम से मिलते, 1000 बाबर से मिल जाते, और 1000 उसकी नेट अमाउंट होती जो उसने खुद पे की होती आफ्टर द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ऑफ 1000 फ्रॉम आजम एंड 1000 फ्रॉम बाबर। तो फर्दर चलते हैं। तो शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, ये लास्ट एग्जांपल के अंदर भी हमने देखा, इसको यहाँ पर भी हम फर्दर एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि अगर कोई लॉस हो जाता है तो रिमेनिंग जो ज्वाइंट प्रोमिसर्स होते हैं उनको वो लॉस बेयर करना पड़ता है, और किस हिसाब से? इक्वल शेयर्स में। वंस अगेन वही बात है कि अनलेस द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपेयर्स। तो सेम सिनेरियो है, आजम, बाबर एंड सकलैन आर अंडर जॉइंट प्रॉमिस टू पे दावर ₹3000, सकलैन इज अनेबल टू पे एनीथिंग एंड आजम इज कंपेल्ड टू पे द होल। तो आजम को अब बाबर से 1500 मिल जाएंगे। तो ये सिचुएशन है, आजम को पूरे 3000 पे करने पड़ गए, सकलैन इंसॉल्वेंट है, वो तो कोई पैसे नहीं दे सकता, उससे कुछ नहीं मिलेगा। अब जो लॉस हो गया 1000 का, सकलैन तो पैसे नहीं दे सकता, तो वो बाबर और आजम को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 500 बाबर पे करेगा और 500 ही एक किस्म के आजम को पड़ गए। तो अगर आप आजम की यहाँ पर इक्वेशन देखें तो 3000 उसने पे किए हैं, 1500 बाबर से मिल गए, तो खुद उसको 1500 पे करने पड़े। तो फेलियर की वजह से, डिफॉल्ट की वजह से, किसका डिफॉल्ट है? सकलैन का। सकलैन के डिफॉल्ट की वजह से जो लॉस हुआ वो बाबर और आजम को बराबर बेयर करना पड़ा, 500 500 ईच, और जो 1000 की अमाउंट उन्होंने अपने हिस्से की पे की, और 500 ईच की अमाउंट उन्होंने अपने ज्वाइंट प्रोमिसर के डिफॉल्ट की वजह से पे की। तो ये हमारा थर्ड रूल था। फिर एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर। तो प्रोमिसी अगर किसी एक जो है प्रोमिसर को रिलीज कर देता है, यानी उसे कहता है कि मैं तुम पर केस नहीं करूंगा, तुम्हारी ऑब्लिगेशन नहीं है, वेयर टू और मोर पर्सन हैव मेड अ ज्वाइंट प्रॉमिस, अ रिलीज ऑफ वन ऑफ सच ज्वाइंट प्रोमिसर, सबको माफ नहीं किया, किसी एक को किया है, डज नॉट डिस्चार्ज द अदर ज्वाइंट प्रोमिसर। तो जो बाकी लोग हैं उनकी लाइबिलिटी अपनी जगह पर रहेगी। नीदर डज इट फ्री द ज्वाइंट प्रोमिसर सो रिलीज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर ज्वाइंट प्रोमिसर और ज्वाइंट प्रोमिसर्स। अच्छा, अब इसको इलस्ट्रेट करते हैं एक एग्जांपल से। आजम, बाबर और सकलैन ने दावर के 3000 देने हैं, दावर ने आजम को रिलीज कर दिया, यानी उसने कहा कि आजम पर तो वो केस नहीं करेगा, तो वो सिर्फ किस पर केस करेगा? वो बाबर और सकलैन पर केस करेगा, एंड सूज बाबर एंड सकलैन फॉर पेमेंट। तो आजम को रिलीज कर दिया, उसे कहा कि तुम पर मैं केस नहीं करूंगा, तुम मेरी तरफ से रिलीज हो, तुम्हारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरी तरफ, लेकिन बाबर और सकलैन पर उसने केस कर दिया। अब यहाँ पर सिचुएशन जो अराइज होगी वो क्या होगी? सिचुएशन ये अराइज होगी कि ठीक है, बाबर और सकलैन पर केस हुआ, वो पूरे डेट के लिए लायबल हैं और वो दावर को पेमेंट करेंगे फुल डेट की, तो उनकी तरफ से तो दावर को पूरे 3000 की पेमेंट हो जाएगी। अब जब इन दोनों ने मिलकर 3000 की पेमेंट कर दी, तो इसका यह मतलब नहीं कि ये आजम से रिकवर नहीं कर सकते। बाबर और सकलैन अभी भी आजम से पैसे रिकवर कर सकते हैं। आजम को अपने साथियों को, बाबर और सकलैन को, फिर भी पैसे देने पड़ेंगे, उनका जो राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी होगा। ये अलग बात है कि जो थर्ड पार्टी है जिसको पेमेंट करनी थी, जो प्रोमिसी है, वो केस नहीं कर सकता आजम पे, लेकिन बाबर और सकलैन रिकवरी के लिए केस
कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक को माफ करने से, एक को रिलीज करने से बाकी माफ नहीं होते, बाकी को फिर भी पेमेंट करनी होती है। और फिर जिनको पेमेंट करनी होती है वो उससे फिर भी रिकवरी कर सकते हैं जिसको प्रोमिजी ने माफ किया होता है, क्योंकि प्रोमिजी ने माफ किया होता है, उन्होंने माफ नहीं किया होता, वो स्टिल उससे रिकवरी के लिए उस पर केस कर सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है हमारा डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज थी। When a person has made a promise to two or more persons jointly, then unless contrary intention appears, the right to claim performance rest, कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है? वो सारे मिलकर कर सकते हैं जब तक वो सारे जिंदा हैं। किसी एक की डेथ हो जाए तो उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है सर्वाइवर्स के साथ मिल जाएंगे, और जब सबकी डेथ हो जाए तो फिर सबके रिप्रेजेंटेटिव मिलकर डिमांड कर सकते हैं। So Azam, in consideration of rupees 5,000 lent to him by Babar and Saklan, promises Babar and Saklan jointly to repay them that sum with interest on a day specified. बाबर की डेथ हो गई। The right to claim performance rests with Babar representative jointly with Saklan during Saklan life and after the death of Saklan, तो फिर दोनों के रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। यानी अगर हम इस टोटल सिचुएशन को देखें तो नॉर्मली कौन परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है? बाबर और सकलैन दोनों कर सकते हैं, ये पहले वाला सिनेरियो हो गया। अब अगर उसमें से बाबर की डेथ हो जाती है तो फिर बाबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे और सकलैन तो अभी सर्वाइवर है वो भी आ जाएगा, तो ये सेकंड सिनेरियो हो गया। और अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो फिर उन तमाम के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली उसकी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। तो ये रूल्स थे रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसेस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।